और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास बुलेटिन सुपर 10 में। मैं हूं रीनू और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी को शनिवार को अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिससे देश में पिछले कुछ समय से पैदा गतिरोध खत्म हो गया। 57 वर्षीय मैकार्थी डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 वर्षीय नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव के बाद सदन में बहुमत खो बैठी थी। और इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने 435 सदस्यीय सदन में 222 सीट जीती थी, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 212 सीट जीती थी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने कीव को $2 बिलियन वित्तीय और $225 मिलियन करीब 25,000 करोड़ की सैन्य मदद की है। हालांकि इसमें वेस्टर्न टैंक शामिल नहीं है। इन उन्नत टैंकों की डिमांड कीव ने की थी, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं की गई है। लेकिन अतिरिक्त मारक क्षमता के कई और हथियार यूक्रेन को मिलेंगे। इसके अलावा जर्मनी से भी बड़े हथियार मिल रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को RIM-7C स्पैरो मिसाइल भेजने की योजना बनाई है, और ये रडार गाइडेड एंटी एयर मिसाइलें जमीन और समंदर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसे यूक्रेन में मौजूद सोवियत इरा के बक लॉन्चर्स और रडार सिस्टम से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बक लॉन्चर्स और रडार सिस्टम को यूक्रेन ने सी स्पैरो के लिहाज से मॉडिफाई किया। सी स्पैरो मिसाइलों के अलावा M2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है। रूस यूक्रेन पर सीजफायर के बीच भी हमले कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं जमकर एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। रूस ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के क्रिसमस के मौके पर 36 घंटे सीजफायर का ऐलान किया था, जो शुक्रवार दोपहर से शनिवार रात तक जारी रहेगा। इस सीजफायर को यूक्रेन ने खारिज किया था और कहा था कि हमले रोकने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ने भी रूस द्वारा सीजफायर के ऐलान की आलोचना की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन सीजफायर की आड़ में कुछ मोहलत चाहते हैं ताकि अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के सवाल पर भारत सहित अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत निकटता से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन से द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान ही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है और देशों को कूटनीतिक प्रक्रिया से ही हल निकालना चाहिए। प्राइस के अनुसार हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के सवाल पर भारत सहित अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत निकटता से बातचीत कर रहे हैं। नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत से सहमत हैं कि यूक्रेन में शांति की बहाली जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम भारत से सहमत हैं कि यूक्रेन में शांति की बहाली की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। हम पीएम मोदी की इस बात से भी सहमत हैं कि आज का युद्ध युग नहीं है। G20 में भी यही बात कही गई थी। हमारा मानना है कि भारत जैसे देश रूस यूक्रेन के बीच संवाद और कूटनीति स्थापित करने में अहम योगदान दे सकते हैं, जिसकी वजह से एक दिन ये युद्ध खत्म हो सकता है। शनिवार से चीन का लूनर न्यू ईयर शुरू हो चुका है। इसे 40 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन कहा जाता है। दरअसल यहाँ इस अवधि में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और 21 जनवरी से इसको लेकर आधिकारिक छुट्टियां शुरू हो गई हैं। 2020 के बाद ऐसा पहली बार है कि चीन में बिना यात्रा प्रतिबंधों के लूनर न्यू ईयर मनाया जाएगा। चीन में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमित हो चुका है, और ऐसे में इस यात्रा के दौरान संक्रमण और बढ़ने का खतरा है। जर्मनी ने अपने देशवासियों को चीन की गैर जरूरी यात्रा को टालने की सलाह दी है। दुनिया के सबसे आबादी वाले देश चीन इन दिनों कोरोना की चपेट में है। कोविड प्रतिबंधों में छूट देने के बाद चीन को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन में कोविड के पीक इन्फेक्शन और मरीजों की भारी तादाद से जूझ रहे हेल्थ सिस्टम को देखते हुए नागरिकों को चीन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। दर्जन भर से ज्यादा देशों ने चीन को लेकर फ्रेश ट्रैवल रेगुलेशन जारी कर दिए हैं।
ताइवान और चीन के बीच तनातनी लंबे समय से चली आ रही है। चीन ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ गई थी। इस बीच रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि ताइवान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का एक पार्ट चीन के पास मरम्मत करने भेजा है और इस मिसाइल का नाम सेयुंग फेंग है, जो एक मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित एक स्कूल में 6 साल के बच्चे ने अपनी शिक्षिका को गोली मार दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के न्यूटन न्यूज इलाके में शिक्षिका को गोली मारने के बाद एक 6 वर्षीय लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। चीफ ड्रू ने कहा है कि न्यूपोर्ट न्यूज शहर के रिचनेक एलिमेंट्री स्कूल में स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के बाद गोलीबारी हुई। ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे ने बंदूक कैसे प्राप्त की, लेकिन अधिकारी ने बताया कि ये घटना एक एक्सीडेंटल शूटिंग नहीं थी। और चलिए अब देखेंगे नेशनल सुपर 10। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में 11 मंजिला बिल्डिंग के 7वीं फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई और इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। बालकनी में वो 25 मिनट तक फंसी रही, लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अंजलि का एक पुराना सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि अंजलि तेज रफ्तार से स्कूटी ले जा रही है और अचानक उसकी सड़क पर रखे टायर से टकरा जाती है। हादसे के बाद जब मेडिकल करवाया गया था तब अंजलि के शरीर में अल्कोहल की पुष्टि हुई थी। 26 नवंबर को एयर इंडिया यात्री के विमान में यात्री के ऊपर पेशाब करने के फरार आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा मिश्रा को रात में गिरफ्तार किया गया था और उसे दिल्ली लाया गया। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4,677 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके से करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5,000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी ढह सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जोशीमठ के जगत गुरु शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शनिवार को इस मामले में अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट से इस मामले में सोमवार की अर्जेंट सुनवाई की अपील की गई है। अदालत ने कंझावाला मामले में आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने वाले खन्ना को यह देखते हुए जमानत दे दी है कि उसके खिलाफ लगे आरोप जमानती हैं। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक है, तो वहीं पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पारा माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे है। बठिंडा और जम्मू में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम हो गई है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में नवगठित कांग्रेस सरकार में आखिरकार मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। राजभवन की ओर से जानकारी दी गई है कि आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम सुखविंदर सिंह ने शनिवार राज्य सचिवालय में इस बाबत बैठक करके अपनी नई कैबिनेट को अंतिम रूप दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंच चुके हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथि लगभग आ चुके हैं। सम्मेलन के मद्देनजर इंदौर को खासतौर पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। सम्मेलन के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तत्काल बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को इंदौर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंदौर के जायके का भी लुत्फ उठाया। छप्पन दुकान के मशहूर पाव भाजी के साथ ही उन्होंने हॉट डॉग और खोपरा पेटीज का स्वाद भी लिया और इस दौरान इंदौर के लोगों ने विदेश मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 का।
भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुरूप कार्यक्रम के इंतजाम किए जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एमपी पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अवार्ड दिया है। एडीजी चंद्रशेखर और उनकी टीम को ई विवेचना ऐप के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया। दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा दतिया पहुंचे और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने जिले के सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों से तालमेल बनाकर रखें और जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। उज्जैन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीडी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं, कांग्रेस का कैरेक्टर ही ऐसा है, इसलिए सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस नेता के मिश्रा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में सिख दंगे हुए, सिखों का नरसंहार हुआ, महिलाओं की आबरू लूटी गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, भला वह कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कुछ और नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज को मां भारती का एक पत्र लिखा मिला है, जिसमें नई शराब नीति में नए प्रावधान को लेकर सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि शराब की दुकान के पास हाथों में पाबंदी हो, शराब पिलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी होनी चाहिए। शैक्षणिक परिसर से शराब दुकान 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। धार्मिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से भी शराब दुकानें दूर होनी चाहिए। अस्पताल से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही शराब दुकान हो। राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि राघोगढ़ नगर पालिका के 24 वार्डों में चुनाव होना है। भाजपा ने पहले बाजी मारते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले अपने 24 के 24 प्रत्याशियों की घोषणा कर संगठन मजबूती का संदेश दिया है। पीसीसी चीफ के आवास पर चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की गई। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने कहा कि बैठक में जिला और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को काम करने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कमजोर सीटों पर लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं और इस बैठक में जिन प्रभारियों ने अच्छा काम किया उनको तारीफ मिली है, जबकि कमजोर रिपोर्ट वालों को अच्छा काम करने के लिए कहा गया है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जो घटना घटी वो बेहद ही शर्मनाक है और इस मामले की जांच तेजी से चल रही है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले का आरोपी शंकर मिश्रा बीती रात बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। हरदा में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने हरदा के पूर्व विधायक आर.के. दोगने का पुतला फूंका है। पूर्व विधायक दोगने ने गुर्जर महासभा के माध्यम से करणी सेना परिवार के भोपाल में होने वाले आंदोलन और मांगों को समर्थन पत्र दिया है। आपको बता दें कि अंबेडकर चौक पर पुतला जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 10। अमित शाह ने कोरबा से मिशन छत्तीसगढ़ का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के पहले देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने डीएमएफ फंड का हिसाब मांगा। शाह ने कहा कि 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्राचीन सर्वमंगला देवी मंदिर में दर्शन किया और शाह ने पूजा अर्चना कर माता रानी से देश की प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है। पिछली बार अमित शाह ने 65 का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस को 68 सीटें मिली। गरियाबंद के राज्य में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राम युद्धक और हनुमान आक्रामक नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस के श्रीराम वनवासी हैं। राम को बीजेपी वोट दिलाने वालों के रूप में देखती है। बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। कोरबा में अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि महिला अपराध को लेकर उनका बयान गलत है। जहां तक 2023 में सरकार बनाने की बात है, तो आखिर किस आधार पर बीजेपी के लोग वोट मांग रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता रमन सरकार के कुशासन को भूली नहीं है।
राज्यपाल के प्रदेश का दौरा करने की खबर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने दायरे का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम है अपने इलाके का दौरा करना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनके पास कोई शिकायत आती है तो वो राज्य सरकार को कह सकती है। डिजिटल इंडिया अवार्ड में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने बाजी मारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर सौरभ कुमार और एनआईसी निदेशक अरविंद यादव को सम्मानित किया। सम्मान मिलने पर एनआईसी निदेशक बोले, वेबसाइट का निर्माण आम लोगों को ध्यान में रखकर किया। योजनाओं के बारे में मोबाइल और कंप्यूटर पर भी जानकारी ले सकते हैं। रायपुर यूथ हब को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर निशाना साधा। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि मूणत ने ही चौपाटी निर्माण का प्रस्ताव दिया था। अब विरोध उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। चौपाटी का स्थायी निर्माण किया जा रहा है, सिर्फ टिकट बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। यहां पौनी पसारी योजना के तहत मिलने वाली दुकानें हितग्राहियों को आवंटित नहीं की जा रही थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पहले चरण में तैयार की गई 13 दुकानें हितग्राहियों के लिए आवंटित कर दी गई। दुकान आवंटन के बाद हितग्राहियों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। राजनांदगांव पुलिस लाइन में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के एसपी गाने की धुन पर थिरकते नजर आए। एसपी अंकिता शर्मा और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर बस्तर मोचो गाने पर थिरकते नजर आए। दोनों एसपी अपनी अपनी क्रिकेट टीम का समर्थन और उत्साहवर्धन कर रहे थे। बस्तर फाइटर की महिला आरक्षक भी गाने पर थिरकती नजर आई। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगाया शानदार शतक। सूर्य ने 45 गेंदों में पूरा किया शतक। सूर्य कुमार ने लगाया अपने T20 करियर का तीसरा शतक। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में बनाए 112 रन लगाकर शानदार 9 6। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए 228 रन। इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने बनाए सबसे ज्यादा 112 रन। शुभमन गिल ने 46, राहुल त्रिपाठी ने 35 रनों की पारी खेली। अक्षर पटेल ने 9 गेंदों में बनाए 21 रन। बीसीसीआई ने किया नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन यानी चीफ सेलेक्टर बनाए गए। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के अन्य 4 मेंबर्स होंगे। बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद तत्कालीन सिलेक्शन कमेटी को किया था बर्खास्त। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने किया टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान। एक इंटरव्यू के दौरान सानिया ने दी जानकारी। दुबई का WTA 1000 इवेंट होगा सानिया का आखिरी टूर्नामेंट। सानिया ने 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब वो जीत चुकी हैं और इसी महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेलेंगी सानिया। ऋषभ पंत के घुटने के लिगामेंट की हुई सफल सर्जरी। 3 घंटे तक चला पंत का ऑपरेशन। स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिन शॉ पारदीवाला ने किया पंत का ऑपरेशन। 3 से 4 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे पंत। पंत का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है इलाज। पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए हैं टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हुई। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोनोल लेने की दोषी वो पाई गई हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चानू से छीना गया पिछले साल नेशनल गेम्स का मेडल। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने फिलहाल किसी भी इवेंट में चानू के खेलने पर बैन लगा दिया। 2018 में भी डोप टेस्ट में फेल हो चुकी हैं संजीता चानू। डिफेंडिंग चैंपियन मध्य प्रदेश का रणजी में जीत का सिलसिला जारी। टीम ने 2 बार के चैंपियन विदर्भ को 205 रन से हराया। मध्य प्रदेश की यह मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत है। मध्य प्रदेश अपने ग्रुप में 26 अंक के साथ टॉप पर बरकरार। 407 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विदर्भ की टीम 201 रन पर हुई आउट। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस साल के पहले ग्रैंड स्लैम से हुए बाहर। सीजन ट्रेनिंग के दौरान पैर में लगी चोट। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे कार्लोस। 16 से 29 जनवरी के बीच खेला जाना था ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंचने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं अल्कराज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान हरियाणा सरकार में खेल संदीप सिंह की बढ़ी मुश्किलें।
संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने लगाए हैं यौन उत्पीड़न के आरोप। पूरे मामले को लेकर फोगाट खाप ने हरियाणा सरकार को दिया अल्टीमेटम। संदीप सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर महापंचायत बुलाने का फोगाट खाप ने लिया फैसला। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने 7 जनवरी को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी देवी के साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है, जिस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने वीडियो शेयर किया, जिसमें वह चंडीगढ़ की सड़कों पर जबरदस्त ठंड में डुकाटी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और उस वीडियो में आयुष्मान एक कविता भी सुना रहे हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। वीडियो में आयुष्मान सड़क किनारे चाय की चुस्की लेते और देसी बर्गर खाते दिखाई दिए। राजस्थान के रेतीले धोरों में क्यारा सिद्धार्थ लेंगे 7 फेरे। जैसलमेर थार हवेली में रुकेंगे मेहमान। देश के टॉप 15 वेडिंग डेस्टिनेशंस में शामिल सूर्यगढ़ 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अब दोनों 7 फेरे लेने जा रहे हैं। शादी की खबरें सामने आते ही फैंस दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने को बेताब हैं। रोहित शेट्टी घायल हो गए, उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे और एक कार सीक्वेंस की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में चोट लग गई और ये हादसा हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का इस घटना पर रिएक्शन सामने आया है। दरअसल जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने जब सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर शंकर मिश्रा की जगह आरोपी कोई खान होता तो उसके खिलाफ अब तक बहुत लोग बोलने वाले आ जाते। तो निशा शर्मा सुसाइड मामले में हिरासत में लिए गए शिवजान की जमानत याचिका पर 7 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मुंबई की वसई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। केस में अब सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि तुनिशा का परिवार अभी अंतिम विधि में व्यस्त है, इसलिए उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सका। 30 दिसंबर को रिलीज हुई रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म वेड बॉक्स ऑफिस पर लगातार तगड़ी कमाई कर रही है। अब इस फिल्म के दूसरे शुक्रवार की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं। वेड ने 2 करोड़ के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने इससे भी ज्यादा कलेक्शन अपने नाम किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 8वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 52 लाख की कमाई कर ली है, जो कि ओपनिंग डे के कलेक्शन के साथ 7वें दिन की कमाई से भी ज्यादा है। बता दें कि वेड ने 7वें दिन यानी गुरुवार को 2 करोड़ 45 लाख की कमाई की थी। एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ शादी में पहुंची सुष्मिता सेन, तलाक की खबरों के बीच साथ दिखे चारू राजी विजर्स, बोले आप दोनों दोबारा साथ आ जाओ। ऋषभ पंत से मिलने पहुंची उर्वशी रौतेला, शेयर की हॉस्पिटल की फोटो। यूजर्स बोले उर्वशी को इलाज की जरूरत है। एक्ट्रेस उर्वशी ने एक बार फिर ऋषभ को लेकर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। दरअसल उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उस हॉस्पिटल की फोटो पोस्ट की जहां ऋषभ एडमिट हैं। उर्वशी की इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि वो ऋषभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। इसके बाद से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर्स में शुमार तुलसी कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की और इन तस्वीरों में वो बिकने लुक में नजर आ रही हैं। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमार ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूब पहचान बनाई। आज वो बॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर है। उन्होंने अपनी आवाज से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।